दीदी किसान बदलते भारत की शान। नमस्कार, कृषि ज्ञान दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं एग्री जंक्शन सेंटर भगवानपुर पूर्वी से हिमांशु श्रीवास्तव हर बार की तरह इस बार भी खेती कृषि जगत की प्रधानता को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज हम गेहूं के बारे में विशेष जानकारियां आप लोगों के बीच शेयर करना चाहूँगा। बताना चाहूँगा कृषि जगत में गेहूं उत्पादन की प्रक्रिया किस आधार पर संयमित होती है, किस तरह से इसे डेवलप किया जाना आसान तरीका होता है। आइए जानें कृषि जगत में गेहूं उत्पादन की प्रक्रिया। सबसे पहले हम मिट्टी तैयार करते हैं खेत की बुआई हेतु। खेत की बुआई हेतु मिट्टी तैयार करने की प्रथम प्राथमिकता अगर देखी जाए, आकलन किया जाए तो आजकल हमारे क्षेत्रों में 0% के बराबर आकलित की जाती है। मिट्टी की उर्वरता, मिट्टी की क्षमता इस समय हमारे क्षेत्रों में बहुत ही गड़बड़ चल रही है, बहुत ही खराब चल रही है। इसको सुदृढ़ बनाने के लिए सबसे पहले हम या तो फिर पुराने कल्चर की ओर अग्रसित हों, जैव उर्वरक की ओर या फिर रासायनिक उर्वरक की ओर अगर जाना चाहते हैं तो उसमें भी नए प्रधानता को विकसित कर पहले ज़मीन को सुदृढ़ करें, यानी कि अपनी भूमि को उर्वरक युक्त बनाएं, तभी हम सुदृढ़ खेती कर पाएंगे। आइए जानते हैं गेहूं की बुआई के उपरांत हम किस आधार पर अपने कृषि जगत को अग्रिम तरीके से डेवलप कर सकते हैं, बेहतरीन पैदावार युक्त बना सकते हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। जब हम खेती की प्रथम जुताई करें, पहली अवस्था तैयार करें, उस समय गेहूं के खेत को तैयार करने के लिए एक अहम भूमिका निभानी जरूरी होती है। होता क्या है, जब हम पहली जुताई प्रारंभ करें उस समय एक ऐसे तत्व की आवश्यकता होती है जिनका नाम है, सादे तौर पे लोग जानते हैं उसे जिप्सम कह करके भी उसे लोग पुकारते हैं। जिप्सम एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे आप शाब्दिक तौर पे कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में भी जानते हैं। कैल्शियम एक ऐसा पोषक तत्व होता है, ऐसी प्रोसेस होती है जो हमारे पौधे के जड़त्व स्थिति से लेकर परिपक्व अवस्था तक के सारे पोषक तत्व की एक्टिविटी को ध्यान में रख करके डेवलपमेंट प्रदान करता है और पौधे को सुदृढ़ व्यवस्था दे करके फलयुक्त बनाता है। कैल्शियम नाइट्रेट की कमी होने के कारण पौधे में कल्ले का विकास पहले रुक जाता है, कल्ला सुदृढ़ रूप से नहीं हो पाते हैं। आज यही कारण है कि हमारे खेतों में कैल्शियम नाइट्रेट की कमी होने के कारण कल्ले अच्छे तौर पे नहीं उग पाते हैं। अगर कल्ले अच्छे तौर से नहीं निकलते हैं तो गेहूं की पैदावार लाजमी है कि हम पूरी तरीके से एक्टिव नहीं हो पाती। वहीं सादे तौर पे अगर देखा जाए तो जैव उर्वरकता की ओर ध्यान दें तो गोबर की खाद बहुत ही सुदृढ़ अवस्था में नहीं मिल पाती है। अगर सुदृढ़ अवस्था में गोबर की खाद उपलब्ध है तो कम से कम 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से, एकड़ की दर से खेतों में डाले जाएं तो अच्छी तरीके से हमारा उपज या पैदावार सुदृढ़ हो पाएगा। अगर इस तरीके से नहीं हो पाता है तो हम रासायनिक दवाओं का यानी रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करना स्वाभाविक मानते हैं। रासायनिक तौर पे अगर हम खेती करना चाहें तो आसान तरीका होता है कि सबसे पहले प्रथम जुताई की अवस्था में हम जिप्सम का प्रयोग कर लें। 50 किलो जिप्सम प्रति हेक्टेयर एकड़ की दर से डाल लें खेतों में। जिप्सम की पूर्ति होने के उपरांत फिर हम दूसरी बार जब जुताई करके बुआई की अवस्था प्रारंभ लें, यानी कि हमारा बुआई योग्य खेत बन चुका है, तो उसके बाद होता क्या है कि डाई अमोनियम फास्फेट यानी डीएपी का इस्तेमाल करें। डीएपी के साथ साथ में अगर हो सकता है तो नाइट्रोजन, पोटास और वहीं पे सुपर फास्फेट की उपयोगिता भी लोगों के खेतों में निहित होती दिखाई पड़ती है। इन सारी खादों के बाद प्रथम पोषक तत्व की पूर्ति के उपरांत हम बीज का मूल्यांकन करें। बीज मूल्यांकन की ओर अगर हम ध्यान दें तो इस समय सबसे उत्तम बीज की किस्में देखी जाएं तो वो 2967, 502, 343 ये ऐसी प्रजातियां हैं जो सामान्यतः अच्छी उपज, अच्छी पैदावार हमारे खेतों में देने योग्य होती हैं और खाने में भी एक अच्छी सिस्टमिक ढंग से तैयार होती हैं। इन फसलों के बारे में अगर हम बात करें तो 2967 सबसे मायने रखती है हमारे इस क्षेत्र के लिए। उत्तर प्रदेश के बस्ती मंडल के क्षेत्र, गोरखपुर मंडल क्षेत्र, फैजाबाद मंडल क्षेत्र के अंतर्गत ये सारे क्षेत्रों में 2967 प्रमुख प्रजाति मानी जाती है। 2967 प्रजाति मुख्य तौर से बहुत ही अच्छी पैदावार देने की ये योग्य मानी जाती है। आइए बात करते हैं
जब हमारी प्रथम बुआई कंप्लीट होती है तो दूसरी कंप्लीट होने के 24 घंटे के बाद हम खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि खरपतवार का नियंत्रण करना। खरपतवार नियंत्रण हेतु आसानी तौर पे हम पेंडामेथलिन का छिड़काव खेत में कर लें। 24 घंटे के उपरांत हम अगर खेतों में पेंडामेथलिन का छिड़काव कर लेते हैं तो हमारे घासों का अंकुरण 80% तक कम हो जाता है। 80% घास का उगना लाजमी माना जाता है कि 80% तक हमारे खेतों में घास नहीं उगेंगे। इन्हीं उपरांत 21 दिन के बाद हम फिर सिंचाई की अवस्था पौधों में देखते हैं। 21 से 22 दिन के उपरांत अगर पौधों की हमारी सिंचाई की अवस्था प्रारंभ हो चुकी है तो सिंचाई करने के बाद अगर देखें अगर 20% खरपतवार की समस्या दिखाई पड़ती है तो वहीं चौड़ी पत्ती की अगर खरपतवार है तो हमें कार्फेंट्राजोन इथान 40% ईफी के नाम से आती है, फिर उसे हम छिड़काव कर लें। पूरी तरीके से चौड़ी पत्ती के घास नष्ट होते हैं। वहीं क्लोरिनाफास 15% WP के नाम से आता है, उसका भी हम छिड़काव कर लें तो पूरी तरीके से घास पर नियंत्रण पा सकते हैं। दूसरी तौर पे अगर देखा जाए घास नियंत्रण के उपरांत प्रथम सिंचाई के बाद पोषक तत्व की मात्रा को पूरा करना। पोषक तत्व की मात्रा प्रथम सिंचाई के उपरांत पूरा करने की बात अगर देखी जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। बहुत ही अच्छे तौर पे अगर देखा जाए तो प्रथम पोषक तत्व की मात्रा को पूरा करने के लिए सबसे बड़ी बात होती है नाइट्रोजन की सुचारू व्यवस्था। नाइट्रोजन की मात्रा हम बहुत अधिक ना लेकर के एक सुचारू व्यवस्था के रूप में लें। कम से कम 1 बीघे में 15 किलो, कच्चे बीघे हैं तो 15 किलो के हिसाब से ही आप नाइट्रोजन का उपयोग करें, यानी यूरिया का इस्तेमाल 15 किलो के हिसाब से ही एडजस्टमेंट करें। उसमें साथ साथ में आप माइक्रोन्यूट्रिएंट पोषक तत्व अवश्य मिलाएं। माइक्रोन्यूट्रिएंट पोषक तत्व मिलाने के उपरांत अगर देखें तो साथ साथ में रूट ग्रोथ रेगुलेटर से संबंधित दवाएं आती हैं। एग्री जंक्शन सेंटर पे आपको हर तरीके से एग्री जंक्शन रूट ग्रोथ प्रोडक्ट एक ऐसा आता है जिसका आप पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं सागरिका का भी इस्तेमाल उस नाइट्रोजन के साथ मिला करके कर सकते हैं। इन सारे पोषक तत्वों का इस्तेमाल करने के उपरांत हम 24 से 25 दिन तक पूरी तरीके से पोषक कंप्लीट करते दिखाई पड़ते हैं। 25 दिन के उपरांत 26 दिन के उपरांत जब हमारा खेत एक्टिव हो जाता है तो फिर यानी कि बुआई के उपरांत से 55वें दिन फिर हम खेत की सिंचाई कर लें। दूसरी सिंचाई कंप्लीट होने के उपरांत हम हल्के पोषक तत्व की मात्रा छिड़काव विधि से दे लें। अगर वहीं नाइट्रोजन की आवश्यकता महसूस होती है खेतों में तो इफ्को कंपनी की 18-18 की पोषक तत्व की मात्रा भी हम छिड़काव कर सकते हैं, या फिर हम हल्के तौर पे नैनो यूरिया के साथ घोल बना करके भी छिड़काव कर सकते हैं। नैनो यूरिया के साथ कुछ पोषक तत्व नाइट्रोजन के साथ में, जैसे कि उन पोषक तत्वों की कमी के पूरा होने के उपरांत हम देखते हैं कि कहीं न कहीं माहों का प्रकोप गेहूं के खेतों में दिखाई पड़ने लगते हैं। वहीं हल्की मात्रा में थायोमेक्थोसाम का प्रयोग अवश्य कर लें। कहीं कहीं देखा जाता है कि अधिक पानी लगने के कारण या कहीं पे अन्य दबाव के कारण, कहीं गीलीय क्षेत्र के कारण कुछ पौधों में गलन सी दिखाई पड़ने लगती है। गलन अवस्था दिखाई पड़ने के उपरांत अगर देखा जाए तो हम कुछ दवाओं का प्रयोग कर लें, जैसे कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब जैसी दवाओं का छिड़काव हम कर लें, या फिर तेज अवस्था होने के उपरांत देखी जाए तो प्रिपोकोनाजोल के हेक्साकोनाजोल के साथ टेट्रासाइक्लिन मिला करके उसमें हम छिड़काव कर लें। पूरी तरीके से सुदृढ़ अवस्था होने के बाद जब देखा जाए गर्भावस्था में बालियाँ निकलना प्रारंभ होती हैं तो उस समय हम किसी भी प्रकार का पोषक तत्व पौधों को ना प्रदान करें तो ही अच्छा होता है, क्योंकि किसी भी पोषक तत्व को प्रदान करने के उपरांत जो हमारे नाइट्रोजन ज़्यादा किसान देखा जाता है कि उस समय नाइट्रोजन की अवस्था अधिक मात्रा में दे देने के बाद तुरंत बालियां बाहर आ जाती हैं। जो बालियों के अंदर जीर बनने की अवस्था होती है वो पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हो पाती, बाली बाहर दिखाई पड़ने लगती हैं। तो बाली हमारी आकृति में छोटी दिखाई पड़ने लगती है, बाली छोटी हो जाती है। उस अवस्था में हमारे पैदावार आधे हो जाती हैं। ऐसी समस्या होने के उपरांत हम खेत के पैदावार अच्छे नहीं ले पाते हैं। इसके कारण
अगर हम खेत में अच्छी पैदावार लेना चाहें तो बाली अवस्था निकलने के लिए यानी गर्भावस्था में होने के उपरांत किसी भी प्रकार का नाइट्रोजन या पोषक तत्व की मात्रा पौधों को न प्रदान करें। ये उपरांत बाली पूरी रूप से निकल जाती है तो समस्या आती है कहीं न कहीं माहों की, तो हल्के थायोमेक्सोसाम दवा का छिड़काव आप कर सकते हैं। उसके उपरांत किसी भी दवा या पोषक तत्व की आवश्यकता आपके खेतों में नहीं पड़ेगी। पूर्ण रूप से फसल परिपक्व अवस्था में होने के बाद सक्षमतः आप एक अच्छे किसान कहलाने योग्य हो जाते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह गेहूं के साथ अन्य फसलों की जानकारी आप लोगों के बीच लेकर के आता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। कृषि ज्ञान दर्शन Like, subscribe and press the bell icon. Never miss an update.